हेलो, वेलकम टू टेक्नोलॉक्स लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। आज बात करना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के रिसेंट पाबंदी लगाने पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर। जैसा कि हम जानते हैं 21 नवंबर 2024 को आईसीसी ने यो गैलन, जो कि फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, और बिनयामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको ऊपर अरेस्ट वारंट इशू किया था। उसकी वजह से अमेरिका नाराज़ चल रहा था और जैसे ही उन्होंने चार्ज लिया ट्रंप ने, उन्होंने इसके ऊपर जाहिर किया कि ही इज़ नॉट हैप्पी, और उन्होंने कहा कि इस तरह के जो ऑर्डर हैं वो अमेरिका के लिए सही नहीं है। बिकॉज जब एक कोई आईसीसी ऑर्डर इशू करता है तो जितने मेंबर कंट्री हैं वहाँ पे कोई भी मेंबर कंट्री उनको अरेस्ट कर सकता है। और उनका ये कहना था कि ये उन्होंने मिसयूज़ किया अपने पावर का और इस तरह से उनको वारंट इशू नहीं करना चाहिए था। जबकि आईसीसी का मेन काम होता है कि दुनिया में जितने बड़े लीडर हैं, जिन लोगों ने दमनकारी नीति अपनाई हैं, उनके लिए वो एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने इसराइल के पीएम और डिफेंस मिनिस्टर पर इशू किया था, बल्कि उन्होंने जो 3 बड़े नेता थे हमास के, उनके खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू किया था। लेकिन गौरतलब है कि ये जो 3 बड़े नेता थे हमास के, वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और इसमें बहुत से देश नाखुश हैं। जो ये ट्रंप ने पाबंदी लगाई है उससे बहुत से बड़े बड़े देश नाखुश हैं। और ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका का ये कहना है कि जो भी उसमें ऑफिशियल्स हैं आईसीसी के, उनके ऊपर वीज़ा नॉर्म्स की पाबंदी लग जाएगी, वो अमेरिका ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। और उनके जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर, और अगर कोई बिल इस तरह का होगा जो कि डॉलर में होगा, उसका पेमेंट में नहीं किया जाएगा। जर्मन चांसलर ने कहा कि ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से ट्रंप ने पाबंदी लगाई है, ये अच्छी बात नहीं है। और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि ये काफ़ी इस टाइप की चीज़ों को नुकसान पहुंचाए जो कि जस्टिस को प्रमोट करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से जो वार हुआ इसराइल और फ़लस्तीन का, और अनऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख लोग मारे जा चुके हैं, जो कि सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। और फिर भी जो है वो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो अरेस्ट वारंट है, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका जो है, इतना बड़ा मुल्क जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी जाना जाता है, तो उन्होंने उसके ऊपर पाबंदी लगाई है। अब इससे उनकी जो फैमिली है, उसमें जो काम करने वाले हैं, काफ़ी उससे प्रभावित होंगे और उनके आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम होगी। लेकिन उनका ये कहना है कि जितने भी आईसीसी के ऑफिशियल है कि वो अच्छाई के लिए और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए वो काम करते रहेंगे और उससे वो अफेक्ट होने वाले नहीं हैं। आईसीसी का ये कहना है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये ऑर्डर है और उसको वापस लेना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। और रीड ब्रॉडी, जो कि फेमस हैं हंटिंग दी डिक्टेटर्स इन द वर्ल्ड, वो कह रहे थे कि इसके लिए यूरोपियन यूनियन को भी आगे होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह के ऑर्डर अगेंस्ट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट भी हो सकता है। और फिर आने वाले दिनों में इसका इस तरह की चीज़ें जो संयुक्त राष्ट्र है उसके अगेंस्ट हो सकती हैं। दुनिया को इन व्यवस्थाओं को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं बनी है। और एक चीज़ें ये इस्टेब्लिश हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन सब चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आईसीसी की स्थापना हुई थी वो 2002 में हुई थी, रोम कन्वेंशन के हिसाब से। जो रोम इंस्टीट्यूट था उसके बेसिस पे इसकी स्थापना हुई थी। और इस 17 जुलाई 1998 में 120 देशों की बैठक हुई और यहीं पर रोम समझौतों को अपनाया गया था। और फिर 1 जुलाई 2002 में ये प्रभावित हुआ। इसका उद्देश्य था कि दुनिया के जिन देशों में मानवाधिकार का दमन किया है और जिम्मेदार ठहराया जा सके और उन पर मुकदमा चलाया जा सके। नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है और वहीं से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1990 में जब यूगोस्लाविया युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों ने ढाए जुल्मों और रवांडा में जनसंहार की जांच की जब शुरू हुई, तो उसमें ये लगा कि कोई इस तरह की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो जो ऐसे मसलों पे वो आगे आए और इस तरह के चीज़ों में सपोर्ट करे। जो मेन 4 काम है जो आईसीसी का, वो है जनसंहार को रोकना, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, और क्राइम ऑफ एग्रेशन यानी आक्रामकता की सुनवाई, उसमें इस तरह के केस की सुनवाई होती है आईसीसी में। दुनिया में इसके आज 125 देश हैं जो इस सदस्य हैं, जो रोम कन्वेंशन को मानते हैं, जिसमें 33 देश हैं वो अफ्रीकी देश हैं, और एशिया पैसिफिक के उसमें 19 देश हैं,
पूर्वी यूरोप के उसमें 20 देश हैं और लैटिन अमेरिका के उसमें 28 देश हैं। और अगर देखा जाए तो वेस्टर्न यूरोप और अन्य देशों के उसमें 25 लोग हैं। लेकिन जो देश सदस्य नहीं हैं, वो बहुत ख़ास बात है कि जो बड़े बड़े देश हैं काफ़ी पावरफुल, वो मेंबर नहीं हैं। जैसे अमेरिका है, चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, टर्की, ये लोग इसे मेंबर नहीं हैं। और 6 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने साइन तो किया है लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है। उसमें आता है इसराइल है, उसमें रशिया है और इजिप्ट है और ईरान है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसको पहले आपको साइन करना है किसी भी इंटरनेशनल एसोसिएशन को, या तो कोई कन्वेंशन है या कोई ट्रीटी है या कोई स्टैट्यूट है, और उसके बाद फिर उसको रेटिफाई भी करना पड़ता है। तो ये 4 देश हैं, इसराइल, रशिया, इजिप्ट और ईरान, इन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। उसके हिसाब से ये इन पे लागू नहीं होता है। आईसीसी ने अभी तक जो 32 मामले ऐसे हैं जिसकी सुनवाई किया है और रिजॉल्व किया है, उसमें जैसे जानते हैं कि उन्होंने 2012 में आईसीसी में अपना पहला फैसला दिया था। ये था कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नेता, विद्रोही नेता जो थे, जो थॉमस लुबांगो थे, उनका मामला था। उन पर संघर्ष में बच्चों के इस्तेमाल के अपराध का मामला आया था। कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और 14 साल की सज़ा भी दी थी। आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति लोरी जिबांगो पर हत्या, बलात्कार और अमानवीयता का काम करने का आरोप लगा था। और उनकी पत्नी भी, जो सिमोन जिबांगो थी, और उन पे भी उनका मसला भी आया था, इसमें उनमें भी उनके आरोप लगे थे। लेकिन कोर्ट ने लोरे को बरी कर दिया था और सिमोन पर लगे आरोप को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया था। इसके अलावा जो सूडान के राष्ट्रपति थे, उमर अल बशीर के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। और 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में बाल अधिकार मामलों के कमिश्नर मारिया लवोवा-बलोवा को भी उन्होंने अरेस्ट वारंट इशू किया था। जैसे कि हम जानते हैं, जब से ये यूक्रेन और रशिया वार शुरू हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें निकल करके आई थी कि रशिया ने काफ़ी जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है। इसी वजह से आईसीसी ने उनके अगेंस्ट में ये अरेस्ट वारंट इशू किया था। लीबिया में एक विद्रोही गुट के नेता थे जो थे महमूद अरवल फली, इनके खिलाफ भी 2 बार अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली अभी नेतन्याहू अमेरिका की ट्रिप पे गए थे। नेतन्याहू ने अपने ब्लॉग में लिखा था, अपने सोशल मीडिया पे, कि उन्होंने बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ऐसा एक्शन लिया है। उन्होंने तारीफ भी की थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो जाहिर सी बात है कि उनको ये इस बात का डर था कि जो भी मेंबर कंट्री हैं, जैसे 125 कंट्री मेंबर हैं, वो कहीं भी ट्रैवल करते तो उनको अरेस्ट होने का ख़तरा था। इससे उन्हें काफ़ी रिलीफ मिली है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह के जो एक्शन है वो काफ़ी चीज़ों को फ्रस्ट्रेट करते हैं कि जिनके बारे में बहुत क्लियर है कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया हो और करीब अनऑफिशियली 1 लाख लोगों को मारा हो, जो कि लोग निहत्थे थे, जो लोग उन्हें किसी तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उसके बाद उनको अटैक किया गया। तो मेरे ख्याल से ये अरेस्ट वारंट काफ़ी जस्टिफाइड था। लेकिन इसको, क्योंकि अमेरिका मेंबर भी नहीं है और इसराइल मेंबर भी नहीं है, तो अब इसलिए ज़्यादा उन पर लागू नहीं होता है। बट लेकिन इसकी वजह से जो अरेस्ट वारंट उन्होंने पाबंदी लगा दी है और पूरे आईसीसी पाबंदी लगा दी है, उससे आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से जस्टिस के लिए काफ़ी चैलेंज पैदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर अमंग योर नेटवर्क। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।